हेलो एवरीवन, मैं इमरान एनआईएसएम ट्रेनर। अगर आप एनआईएसएम 5 पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आज का ये मॉक टेस्ट सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Which of these is an important criteria for choosing either growth option or dividend option in the same mutual fund scheme? जब एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम में ग्रोथ ऑप्शन और डिविडेंड ऑप्शन अवेलेबल हो तो इन्वेस्टर को कौन सा फैक्टर देखकर चूज करना चाहिए? पहला ऑप्शन है रिटर्न ऑन द स्कीम, दूसरा ऑप्शन है फंड मैनेजर, तीसरा ऑप्शन है टैक्स स्टेटस ऑफ द इन्वेस्टर, चौथा ऑप्शन है एसेट्स मैनेज बाय द स्कीम। तो इसका राइट आंसर है टैक्स स्टेटस ऑफ द इन्वेस्टर। ग्रोथ और डिविडेंड ऑप्शन में मेजर डिफरेंट टैक्सेशन का होता है। इन्वेस्टर का टैक्स ब्रैकेट इंपॉर्टेंट होता है। ग्रोथ ऑप्शन में डिविडेंड नहीं मिलता, प्रॉफिट री इन्वेस्ट हो जाता है, एनएवी बढ़ता है। टैक्स कब लगता है? यूनिट सेल करने पर। और डिविडेंड ऑप्शन में एएमसी टाइम टाइम पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिविडेंड पर टैक्स लग सकता है। हाई टैक्स ब्रैकेट इन्वेस्टर यूजुअली ग्रोथ ऑप्शन प्रेफर करते हैं। तो इसका राइट आंसर है टैक्स स्टेटस ऑफ द इन्वेस्टर। A mutual fund scheme can invest dash of its net asset in the equity instrument of a single company. म्यूचुअल फंड स्कीम अपने टोटल नेट एसेट का कितना परसेंट एक ही कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकती है? पहला ऑप्शन है 5%, दूसरा ऑप्शन है 10%, तीसरा ऑप्शन है 15% और चौथा ऑप्शन है 25%। तो इसका राइट आंसर है 10%। म्यूचुअल फंड स्कीम सिंगल कंपनी के इक्विटी में मैक्सिमम 10% नेट एसेट तक इन्वेस्ट कर सकती है। इसका पर्पस होता है डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क कंट्रोल। अगर फंड एक ही कंपनी में ज्यादा पैसा लगा दे तो रिस्क बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए सेबी ने लिमिट रखी है 10%। If an investor claims his unclaimed redemption amount after 3 years, then the payment will be based on the। अगर इन्वेस्टर अपना रिडम्पशन अमाउंट 3 साल के बाद क्लेम करता है तो पेमेंट किस एनएवी के बेसिस पर मिलेगा? पहला ऑप्शन है एवरेज ऑफ द एनएवी, दैट इज करंट एनएवी एंड एनएवी एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल रिडम्पशन। दूसरा ऑप्शन है करंट एनएवी, तीसरा ऑप्शन है एनएवी एट द एंड ऑफ 3 इयर्स और चौथा ऑप्शन है एनएवी एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल रिडम्पशन। तो इसका राइट आंसर एनएवी एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टर रिडम्पशन का पैसा टाइम पर क्लेम नहीं करता तो उसके लिए रूल्स होते हैं। पहला रूल है अगर पैसा 3 साल के अंदर क्लेम करे तो पेमेंट मिलेगा प्रिवेलिंग एनएवी पर, मतलब कि करंट एनएवी पर और प्लस अनक्लेम्ड मनी पर जो इनकम अर्न हुई है। और दूसरा रूल है अगर पैसा 3 साल के बाद क्लेम करे तो पेमेंट मिलेगा एनएवी एट द एंड ऑफ 3 इयर्स के बेसिस पर। इसके बाद एनएवी इंक्रीज होने पर भी इन्वेस्टर को बेनिफिट नहीं मिलता। एग्जाम्पल में जैसे कि रिडक्शन लगाया तो एनएवी उस टाइम है 100 रुपीज, 3 साल बाद एनएवी है 120 रुपीज और 5 साल बाद एनएवी है 150 रुपीज। अगर इन्वेस्टर 5 साल बाद क्लेम करे तो पेमेंट किस पे मिलेगा? 3 साल के बाद वाले एनएवी पे, मतलब कि पेमेंट मिलेगा 120 एनएवी के बेसिस पर, ना कि 150 एनएवी पर। तो उसको 20 रुपया जो हुआ, जो 2 साल का जो डिफरेंस में 20 रुपया बढ़ा, उस पर उसको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि प्रिवेलिंग एनएवी पर उसको पैसा नहीं मिल रहा है। 3 साल के अंदर जब इन करेगा तो फिर उसको प्रिवेलिंग एनएवी में मिलेगा, यानी करंट एनएवी, और 3 साल के बाद उसको एट द टाइम ऑफ 3 इयर्स के बेसिस पर मिलता है। तो ये आप लोगों को याद रखना होगा। द चॉइस ऑफ बेंचमार्क फॉर ए डेट स्कीम कुड बी चूजन ऑन द बेसिस ऑफ। डेट म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क किस बेसिस पर चूज किया जाता है? पहला ऑप्शन है स्कीम साइज, दूसरा ऑप्शन है स्कीम टाइप, तीसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स। और इसका आंसर क्या होगा? बोथ 1 एंड 2, बोथ 2 एंड 3, बोथ 1 एंड 3 या फिर ऑल ऑफ द एबव, मतलब कि 1, 2 और 3 तीनों ही ऑप्शन राइट है। तो इसका राइट आंसर है बोथ 2 एंड 3। डेट स्कीम का बेंचमार्क मेनली दो चीजों पर डिपेंड करता है, स्कीम टाइप पर और इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स पर, इसलिए इसका राइट आंसर है बोथ 2 एंड 3। Unit holders have the right to inspect key documents like dash with respect to their mutual fund investment। म्यूचुअल फंड के यूनिट्स होल्डर को कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करने के राइट होता है? पहला ऑप्शन है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दूसरा ऑप्शन है आरटीए एग्रीमेंट, तीसरा ऑप्शन है कस्टोडियल सर्विस एग्रीमेंट और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को ट्रांसपेरेंसी और प्रोटेक्शन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करने के राइट दिए गए हैं, जैसे कि ट्रस्ट डीड,
इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट, कस्टोडियल सर्विस एग्रीमेंट, आरटीए एग्रीमेंट एंड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसलिए इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। ये सारे डॉक्यूमेंट वो देख सकता है। वंस द म्यूचुअल फंड यूनिट्स आर प्लेज्ड, द यूनिट होल्डर, अगर म्यूचुअल फंड यूनिट्स प्लेस्ड कर दी गई है तो यूनिट होल्डर्स क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकता। पहला ऑप्शन है कैन नॉट सेल द यूनिट्स, दूसरा ऑप्शन है कैन सेल द यूनिट्स बट आफ्टर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, तीसरा ऑप्शन है कैन नॉट सेल द यूनिट्स बट कैन स्विच द यूनिट्स टू अनदर स्कीम, तीसरा और चौथा ऑप्शन है कैन नॉट डू एडिशनल परचेस इन द सेम अकाउंट। तो इसका राइट आंसर है कैन नॉट सेल द यूनिट्स। जब इन्वेस्टर अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स प्लेज करता है तो यूनिट्स बैंक या फिर एनबीएफसी के कंट्रोल में सिक्योरिटी के रूप में होती है। इस सिचुएशन में इन्वेस्टर यूनिट सेल नहीं कर सकता, इन्वेस्टर यूनिट स्विच भी नहीं कर सकता जब तक बैंक प्लेज रिटर्न एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देकर प्लेज रिलीज ना करे। तो इस इसका राइट आंसर है कैन नॉट सेल द यूनिट। Among equity funds, focused funds carry dash risk as compared to diversified funds due to focused equity fund का risk diversified fund के comparison में कैसा होता है और क्यों। पहला ऑप्शन है लोअर एंड हाईली कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो, दूसरा ऑप्शन है हायर एंड हाईली कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो, तीसरा ऑप्शन है लोअर एंड लोअर एक्सपेंसेस ऑफ द फंड, चौथा ऑप्शन है हायर एंड इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज। तो इसका राइट आंसर है हायर एंड हाईली कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो। डाइवर्सिफाइड फंड में क्या होता है, बहुत सारे स्टॉक में इन्वेस्ट और रिस्क भी डाइवर्सिफाइड हो जाता है। जैसे कि 100 कंपनीज में इन्वेस्ट किए, अगर 5 कंपनीज गिर भी जाए तो इम्पैक्ट कम होता है। लेकिन फोकस फंड में मैक्सिमम 30 स्टॉक ही होता है, पोर्टफोलियो हाई कंसंट्रेटेड होता है। 30 कंपनी में अगर इन्वेस्ट किए हैं और उसमें से 5-6 स्टॉक अगर गिर जाए तो पोर्टफोलियो पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए इसका राइट आंसर है हायर एंड हाईली कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो। Which of the following function can an asset management company do in house? एएमसी कौन सा फंक्शन खुद कर सकती है। पहला ऑप्शन है कस्टोडियल सर्विस, दूसरा ऑप्शन है ब्रोकिंग, तीसरा ऑप्शन रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। इसका राइट आंसर है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। एएमसी आरटीए का काम खुद भी कर सकती है या किसी एक्सटर्नल आरटीए कंपनी को अपॉइंट कर सकती है, जैसे कि कैम्स के फिनटेक। लेकिन एएमसी चाहे तो ये काम इंटरनली भी हैंडल कर सकती है। आरटीए क्या काम करता है, आरटीए इन्वेस्टर रिलेटेड रिकॉर्ड मेंटेन करता है, जैसे कि इन्वेस्टर अकाउंट रिकॉर्ड्स, यूनिट अलॉटमेंट, डिडक्शन प्रोसेस, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स। तो इसका राइट आंसर है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। Which debt scheme of mutual fund invest only in debt securities where money will be repaid within 91 days? कौन सा म्यूचुअल फंड डेट स्कीम सिर्फ उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है जिनकी मैच्योरिटी 91 डेज के अंदर होती है। पहला ऑप्शन है मनी मार्केट फंड, दूसरा ऑप्शन है मीडियम टर्म डेट फंड, तीसरा ऑप्शन है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, चौथा ऑप्शन है लिक्विड फंड। इसका राइट आंसर है लिक्विड फंड्स का ही मैच्योरिटी 91 डेज होता है। लिक्विड फंड एक शॉर्ट टर्म डेट फंड कैटेगरी होती है। लिक्विड फंड सिर्फ उन डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करती है जिनकी मैच्योरिटी 91 डेज तक होती है। लिक्विड फंड इन्वेस्ट करते हैं किसमें, ट्रेजरी बिल में, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो इसका राइट आंसर है लिक्विड फंड्स 91 डेज मैच्योरिटी। Which exam has to be cleared to get the employee unique identification number from MP? MP से एम्प्लॉय यूनिक नंबर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेने के लिए कौन सा एग्जाम पास करना जरूरी होता है। पहला ऑप्शन है सेबी 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, दूसरा ऑप्शन है एमफी 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, तीसरा ऑप्शन है एनआईएसएम 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन और चौथा ऑप्शन है एनआईएसएम 5B म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेट फाउंडेशन। तो इसका राइट आंसर है एनआईएसएम 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। EUIN लेने के लिए पहले एम्प्लॉय को एनआईएसएम सीरीज 5 पे एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, जिसके लिए अभी आप लोग पढ़ रहे हैं एनआईएसएम सीरीज 5 पे एग्जाम क्लियर करना। उसके बाद एम्प्लॉय एनआईएसएम सीरीज 5 पे एग्जाम पास करता है जब, फिर एमफी में रजिस्ट्रेशन होता है और फिर एमफी EUIN अलॉट करता है। तो इसका राइट आंसर है एनआईएसएम 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन।